अपनी बात एक बहुत रोचक बात पीके गोडे के संदर्भ में बताते हुए आरंभ करूंगा। मेरे गुरु प्रोफेसर रामजी उपाध्याय ने ये कदाचित 1968 या 59 की बात होगी कि एमए की कक्षा में कभी-कभी वो इधर-उधर की रोचक बातें बताया करते थे। उस समय या हो सकता है 1970 में जब मैं शोध करने लगा उनके साथ बैठता था, तब गपशप वो करते थे, उसमें उन्होंने ये बात बताई थी। तो सन सन तो मुझे याद नहीं है 1967 1968 69 या 70 में से कोई वर्ष होगा क्योंकि उसके अगले वर्ष तो मैं उदयपुर आ गया। उन्होंने एक बार ये चर्चा की कि एक पीके गोडे विद्वान हुए हैं पूना में। वो ऐसा कार्य करते थे कि पूना के बाहर कहीं जाते नहीं थे। अपने घर और भंडारकर शोध संस्थान 2 जगहों पर वे रहते थे प्रायः और कहीं भी आते-जाते नहीं थे। सारा जीवन उन्होंने इसी तरह बिता दिया और उन्होंने कह रखा था कि मैं किसी समारोह में, किसी उत्सव में, शादी-ब्याह में कहीं भी नहीं जाऊँगा। तो शादी-ब्याह चाहे जितने ही निकट परिवार का हो, चाहे जितने ही अभीष्ट इष्ट मित्र का हो, वे नहीं जाते थे कि मुझे अपना जीवन इसके लिए देना है। अब ऐसा करते-करते घर में रहते सपत्नीक रहते थे, पुत्र भी हुआ, पुत्र बड़ा हो गया, पुत्र विवाह के योग्य हो गया और उनकी श्रीमती जी बम्बई से उसका विवाह तय करके आ गईं। बम्बई में उनका बाकी सब परिवार था, तो विवाह बम्बई से होना था। अब उनकी श्रीमती जी ने श्रीमती गोडे ने कहा कि हमने बाकी सब तो कर लिया है, अब बेटे का ब्याह है तो आप बम्बई चलिए, कल हम लोग चलेंगे बम्बई। तो उन्होंने कहा कि तुमको तो मालूम है कि मैं कहीं किसी भी विवाह में जाता नहीं हूँ। तो उनकी श्रीमती ने कहा कि ये तो अपने बेटे का विवाह है, अब इसमें तो चलो, ऐसा थोड़ी ही होता है। उन्होंने कहा कि देखो, बाकी सब निकट के इष्ट मित्रों के, परिवार के लोगों के विवाह हुए, उनसे मैं यही कहता रहा हूँ, मैं किसी के भी विवाह में कहीं नहीं जाता, मेरा कार्य मुझे इतना प्रिय है और बेटे के विवाह में जाऊँगा, तो लोग कहेंगे कि देखो अपने बेटे के विवाह में तो चला गया और हम भी तो उसी तरह से निकट थे, हमारे शादी में नहीं आया, तो मैं अपने बेटे के विवाह में भी नहीं जाऊँगा। वो पूना में ही रहे। वो श्रीमती जी उनकी चली गईं, विवाह करके आराम से, सुख से आ गईं। पर पीके गोडे साहब अपने बेटे के विवाह में भी नहीं गए, क्योंकि पूना नहीं छोड़ेंगे और पांडुलिपियों पर जो कार्य में दत्तचित्त हैं, उसमें व्याघात नहीं होना चाहिए। ये मुझे प्रोफेसर रामजी उपाध्याय ने बताया था। ये प्रसंग मेरे मन में रखा रहा 50-55 साल। फिर मैं 2 साल भंडारकर प्राच्य विद्या मंडल में एक पीठ पर रहा। 2019 से 2021 के बीच में मुझे उन्होंने कर्नाटक चेयर ऑफ इंडोलॉजी पर उन्होंने आमंत्रित किया। उसमें कार्य भी मैंने आधुनिक पंडितों पर लिया। उसमें पीके गोडे पर तो मुझे लिखना ही था। तो मैं उनसे उनके बारे में भी चर्चा वहाँ के लोगों से करता था, पीके गोडे साहब के बारे में। तो मैंने जो सचिव थे भंडारकर में और अन्य लोग थे, उनके सामने ये कहा कि मुझे मेरे गुरुजी ने ये बात बताई थी, पीके गोडे के बारे में। तो उन लोगों ने देखा था पीके गोडे को काम करते, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है। हम लोगों ने उनको देखा है, वो उन्होंने एक 2 किलोमीटर मीटर का रेडियस बना लिया था, परिधि अपने घर और भंडारकर इंस्टीट्यूट के आसपास। ये जो 2 किलोमीटर का दायरा है, इसके बाहर वो नहीं गए 25-30 साल जो यहाँ रहे, वो इसके बाहर कहीं गए ही नहीं। बस यहाँ वो पैदल आए और फिर घर गए और इस अलावा इसके वो कहीं जाते नहीं थे। ऐसा अद्भुत समर्पित व्यक्तित्व जो है पीके गोडे का, यह अप्रतिम उनका अभिनिवेश और निष्ठा है विद्या के प्रति और यह सामान्य निष्ठा नहीं है, क्योंकि जो उनका कार्य है, वह भी उनका उतना ही असाधारण कार्य है और उसके बारे में कम जानकारी इसलिए है कि वह इतना उच्च स्तरीय है। उनके जो शोध पत्र हैं वे देखिए, कि कितनी बारीक बातें वे ढूँढ करके, निकाल करके लाते हैं। और सबसे बड़ा अनुकरणीय उदाहरण तो जो पुरुषोत्तम कुमार गोडे ने प्रस्तुत किया है, वो डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग बनाने का है। विवरणात्मक सूची पत्र कैसे बनाया जाए। देखिए उन्होंने जितने डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग बनाए हैं, इतने उपादेय हैं। कितने-कितने खंडों में भंडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंडल के पूरी की पूरी शेल भर जाती है, इतने डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग हैं। सारे पीके गोडे साहब ने संपादित किए। अब कैसे वो संपादित होंगे कि कोई सूची बना दे, नाम लिख दे, नंबर लिख दे, उससे कैटलॉग नहीं बनता है। डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग जो है, एक-एक पांडुलिपि को आद्यंत देखना पड़ेगा, उसका अध्ययन भी करना पड़ेगा
और उसमें विषय वस्तु क्या है, लेखक क्या है, उसकी पुष्पिका में क्या लिखा हुआ है, कि क्या समय उसका है, क्या विषय वस्तु है और किस काल का यह लेखक है, उसके बारे में और क्या जानकारी मिलती है, तो सारा इतिहास ही दे देते हैं एक एक पांडुलिपि पर। तो हजारों पांडुलिपियों का अध्ययन करके डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग बनाना, और एक व्यक्ति इतने सारे खंडों में डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग बनाता है, 12 खंड तो मैंने इससे ज्यादा हैं, अब मुझे सही स्मरण नहीं है क्योंकि मैं उनका बहुत उपयोग करता था। पीके गोडे के जो डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग हैं भंडारकर प्राच्य विद्या शोध संस्थान में, उनको उठा करके देखना ही पड़ता था क्योंकि इतनी जानकारियां एक एक ग्रंथ के संबंध में उसमें पीके गोडे ला करके रखते हैं। तो कैसा वह व्यक्ति रहा होगा जिसने कि ऐसा काम किया। और ये ऐसा कार्य है कि ये ग्राउंड वर्क है, आधारभूत कार्य है, आपने नींव खोद दी है, उसको देख देख करके बाकी लोग शोध करते रहेंगे, उनके लिए सुविधा हो जाएगी। लेकिन इस तरह का आधारभूत कार्य कम लोग करते हैं क्योंकि उसके लिए इतनी निष्ठा चाहिए, इतना समय, इतना संकल्प और इतना परिश्रम करना पड़ता है। तो ऊपर ऊपर से सेकेंडरी सोर्सेज से जानकारियां लेकर के शोध प्रबंध कोई लिख दे, वो अलग बात है, लेकिन एक एक पांडुलिपि का अध्ययन करके और फिर विवरण तैयार करे और फिर कितने कितने खंडों में डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग तैयार करे, ये सामान्य कार्य नहीं है। ये 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े कार्यों में से, पांडुलिपि के कार्यों में से एक है। तो उनके संबंध में जानकारियां तो कुछ यहाँ दी गई हैं। उसमें एक बात यह स्मरणीय है कि वे अंग्रेजी के भी प्राध्यापक रहे हैं। संस्कृत और अंग्रेजी दो भाषाओं में स्नातकोत्तर वे थे। बड़े बड़े पंडितों का उनको सानिध्य मिला, जिनमें रानाडे का नाम लिया है। राजवाड़े बड़े इतिहासकार हैं, उनके साथ वे रहे। पर ये जो अंग्रेजी उन्होंने एक महिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई थी और अंग्रेजी का अभ्यास उनको था, उनकी जो शोध पत्र हम देखते हैं तो इतनी मंजी हुई अंग्रेजी में वे लिखते हैं और बहुत नफीस भाषा अंग्रेजी उनकी इस प्रकार की है। तो 26 अप्रैल 1919 को उन्होंने सहायक संग्रहालयाध्यक्ष के पद पर, असिस्टेंट क्यूरेटर के पद पर भंडारकर प्राच्य विद्या मंडल में कार्यभार ग्रहण किया था। 2 साल में वे संग्रहालयाध्यक्ष के क्यूरेटर के पद पर पदोन्नत हुए और तब से लगा करके सेवानिवृत्ति तक, जिसमें जैसा बताया है उनके संबंध में, निरंतर वे भंडारकर प्राच्य विद्या अनुसंधान प्राच्य विद्या संशोधन मंडल में कार्य करते रहे और अनेक दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज उन्होंने की, जिसमें जिसमें सायणकृत एक ग्रंथ है, ये बड़ा है, जिसमें सायण का एक ग्रंथ है। कुछ डिस्टरबेंस है, हाँ। साम वेदार्थ प्रकाशिका, इसकी खोज उन्होंने की थी। दुर्लभ ग्रंथ है यह तो। और अनेक दुर्लभ विज्ञान ज्ञान के ग्रंथों की खोज उन्होंने की, जिसमें गंध शास्त्र, परफ्यूमरी जिसको कहते हैं, उसकी पांडुलिपियां और पाक शास्त्र, इस पर विशेष उनके शोध पत्र भी हैं। ये बड़ा रोचक विषय है। तो पाक शास्त्र और गंध शास्त्र, इन दो शास्त्रों पर उन्होंने कतिपय पांडुलिपियों की खोज की और संस्कृत में ऐतिहासिक महाकाव्यों के अध्ययन की दिशा में प्रवर्तक कार्य उन्होंने किया। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि संस्कृत में जो ऐतिहासिक काव्य हैं उनको ऐतिहासिक स्रोत के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। तो पीके गोडे ने यह स्थापित किया है कि उनमें कितनी इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण प्रामाणिक जानकारियां हैं। उसके अतिरिक्त भी उन्होंने वैज्ञानिक साहित्य की संस्कृत में जो खोज की है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों में डीसी सरकार जैसे प्रबुद्ध बड़े इतिहासविद के मंतव्य को उन्होंने चुनौती दी कि सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था। और उन्होंने पांडुलिपियों के अपने अध्ययन के आधार पर यह स्थापित किया कि सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो यह भारत की वैज्ञानिक परंपरा के अछूते आयाम पीके गोडे ने स्थापित किए। अब बहुमुखी उनका व्यक्तित्व है, अनेक क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है। एच.डी. संकालिया के साथ रहे हैं। इंडियन फिलोलॉजिकल एसोसिएशन उन्होंने गठित की। एच.डी. संकालिया तो युग पुरुष हैं पुरातत्व और इतिहास के क्षेत्र में। हसमुख धीर संकालिया, तो उनके साथ भी वे रहे।
400 पुस्तकों के रिव्यूज उन्होंने लिखे हैं। इससे कितने कर्मठ हैं, यह इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकों के रिव्यू करना और कई कई हजार पांडुलिपियों का अध्ययन करके और डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग बनाना, यह भी असाधारण कार्य है। तो आर डी रानाडे और एस एम कत्रे जैसे सुविशिष्ट विद्वानों के साथ उन्होंने जिन पत्रिकाओं का शोध पत्रिकाओं का संपादन किया है, वे बड़ी अच्छी पत्रिकाएं रही हैं और 10,000 से अधिक पृष्ठों की सामग्री का संपादन इन्होंने, पुरुषोत्तम कुमार गोडे ने, इन विद्वानों के साथ मिलकर के किया है। अपने जीवन काल में इस नाते वे बड़े मान्य हो गए थे। विदेशों से भी उनको सम्मान मिले। एसोसिएट मेंबर ऑफ इकोल फ्रेंचाइज, ये पेरिस की संस्था से उनको सम्मान प्राप्त हुआ। और ये जो अन्य अनेक संस्थाएं हैं, अर्जेंटीना की एक संस्था है कल्चरल कमेटी ऑफ अर्जेंटीना, उसके वे मानद अध्यक्ष रहे। और भी इंडियन जर्नल ऑफ साइंस एंड लेटर्स के वे मानद संपादक रहे। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के वे संपादक रहे हैं। तो एक संपादक के रूप में, पांडुलिपियों के अध्येता के रूप में पी के गोडे जैसा व्यक्तित्व प्राप्त होना कठिन है। और यह बात भी इसमें ध्यान देने की है कि उनकी जो मेधा इस दिशा में है और उनका जो अवदान है, उसका विदेशी विद्वानों ने लोहा माना। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो यूरोप के स्कॉलर्स, यूरोप के पंडित हैं, वे भारतीय पंडितों को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो कीथ और विंटरनिस जैसे लोगों ने, जो बड़े विद्वान हैं संस्कृत के, यूरोप के, जर्मनी के और इंग्लैंड के, उन्होंने पी के गोडे की प्रशंसा की है। नहीं तो कोई कुछ गिनते ही नहीं है अपने सामने, इतने अहमन्य होते हैं यूरोप के लोग, अमेरिका के जो संस्कृत के विद्वान लोग हैं, यहीं से सीख के जाएंगे, यहीं के पंडितों से पढ़ करके जाएंगे। लेकिन थोड़े से उनके पास टेक्नोलॉजी और साधन है और समय ज्यादा है, सुविधाएं ज्यादा हैं, तो उनमें अहंकार ऐसा कूट कूट करके भर जाता है कि वो दो कौड़ी का हम लोगों को समझने लगते हैं और संस्कृत का ज्ञान उनका वास्तव में इतना होता नहीं है। तो कीथ तो बड़ा नाम है, विंटरनिस तो बहुत बड़ा नाम है। ये लोग यदि प्रशंसा करते हैं तो निश्चित रूप से पी के गोडे इस बात के लिए भारतीय जो पंडितों की गरिमा है, उसको स्थापित करने के लिए भी उनको याद रखा जाएगा। तो पी के गोडे का जो अवदान है पांडुलिपियों के अध्ययन की दिशा में, उसमें एक प्रसंग और जोड़ करके मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूंगा। बहुत सारी रोचक जानकारियां उनको मिलती थी पांडुलिपियों की खोज करते करते, और कहीं कोई काव्य पढ़ते हुए कोई ध्यान आता था। अध्येता तो बहुत अच्छे थे ही। अब शंकराचार्य ने नासा मौक्तिक मणि का वर्णन किया है, देवी देवी की नथ का वर्णन कर दिया उन्होंने। अब पी के गोडे के मन में प्रश्न आया कि नथ कब से आई हमारे पहनावे में, हमारे अलंकारों में, क्योंकि नथ प्राचीन आभूषणों में तो नहीं मिलती है। नासा मौक्तिक या नाक में जो पहना जाता है मोती नाक को बिंधवा करके, ये कब आया हमारे यहाँ। नाट्यशास्त्र में 21वें अध्याय में आहार्य के अंतर्गत बड़ी लंबी सूची है, 100 करीब गहनों की, अलंकारों की सूची है। उसमें नासा मौक्तिक या नाक में पहनने वाले उसका उल्लेख नहीं है। महाभारत में खूब गहनों का वर्णन है, रामायण में खूब गहनों का वर्णन है, पुराणों में गहनों का वर्णन है, पर मुझे नहीं लगता कि कहीं उसमें नाक बींद करके और उसमें पहने जाने वाले गहने का वर्णन हो। तो ये प्रश्न उनके भीतर आया काव्य कहीं पढ़ते हुए कि यहाँ पर ये नासा मौक्तिक का वर्णन आया है, तो ये कब से हमारे आभूषणों में सम्मिलित हुआ। तो उन्होंने बड़ी खोज की और फिर उन्होंने एक नासा मौक्तिक पंचविंशति या पांडुलिपि ही ढूंढ निकाली, 25 श्लोक नासा मौक्तिकम। और फिर कब से यह आया, इस पर उन्होंने शोध पत्र में विचार किया है। इस प्रकार के बहुत सारे शोध पत्र उनके हैं, बड़े रोचक भी हैं और दुर्लभ जानकारियां उसमें पी के गोडे साहब ने प्रस्तुत की हैं। तो इन शब्दों के साथ पी के गोडे की स्मृति को मैं नमन करता हूं। और निश्चित रूप से इतना युवा वर्ग जो उपस्थित है यहाँ पर और युवा शोधकर्ता बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए पी के गोडे का कार्य अवलोकनीय है और प्रेरणा का स्रोत है। बहुत 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 धन्यवाद सभी को। नमस्कार।